मैं एक कार्यक्रम के अंदर अडवाणी जी के साथ था। मैं सबसे पहले हम दोनों लोग होली चाइल्ड हॉस्पिटल गए थे। सारे दिल्ली के अंदर एक एक आदमी के आंख में आंसू था जब इंस्पेक्टर शर्मा की मौत हुई थी। आज उस इंस्पेक्टर शर्मा की मौत के ऊपर भी जो है ये पार्टी के लोग जो है अनेक किस्म के प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। कोई है आपके पास इसका जवाब? आज उन लोगों से जाकर जो है वोट की राजनीति कर रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि राजनीति में हम शुचिता लाएंगे और दूसरी तरफ ऐसे लोगों से जाकर संपर्क कर रहे हैं जिनकी जो है भूमिका भी जो है देश के लिए संदिग्ध। जी का सवाल ये था कि आपने आपको खड़ा किया है। नहीं, सवाल ये था कि आपने ही आपको खड़ा किया है। अब ये ऐसा है कि आपके स्टेटमेंट देने से तो ऐसा नहीं हो जाएगा कि हमने नहीं, अरुण जेटली जी मंच पर गए, किसने खड़ा किया है, कहां से फंडिंग हो रही है, किसको फायदा हो रहा है, कौन फायदा ले रहा है, उसके बारे में मुझे कहने की जरूरत नहीं। अब तो हाई कोर्ट ने कह दिया है कि साहब इनके फंडिंग के सोर्सेज पर इन्वेस्टिगेशन करो, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। चलिए हम कार्यक्रम में अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जो अगला सवाल सबके मन में है वो ये, दिल्ली में बीजेपी ने बिजली को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया हुआ है। बीजेपी का दावा है कि सरकार बनने पर बिजली के दाम 30% तक कम कर देंगे, लेकिन बिल कैसे कम होगा इसका कोई जवाब नहीं है। दिल्ली सरकार कहती है कि बाकी बड़े शहरों के मुकाबले दिल्ली में बिजली सस्ती है। दिल्ली में शुरुआती 200 यूनिट के लिए 2 रुपए 70 पैसे प्रति यूनिट दाम है, जबकि गाजियाबाद और नोएडा में 4 रुपए 75 पैसे प्रति यूनिट दाम है। वहीं गुड़गांव में 4 रुपए 90 पैसे प्रति यूनिट और मुंबई में 4 रुपए 70 पैसे प्रति यूनिट बिजली मिलती है। ये तस्वीरें देखिए। 10 साल पहले बिजली को लेकर दिल्ली में ऐसी हाय तौबा मचती थी, बिजली गुल रहती थी और लोग सड़कों पर, लेकिन अब राजधानी में 24 घंटे बिजली रहती है। दिल्ली की बिजली कंपनियों का कहना है कि साल 2002 के मुकाबले अब इन्हें 300 गुना ज्यादा दाम में बिजली खरीदनी पड़ती है, जबकि ग्राहकों का बिल 60 से 70% ही बढ़ा है। बिजली बिल बढ़ने के पीछे तर्क ये दिया जा रहा है कि अब 24 घंटे बिजली दिल्ली में मिलती है, इसलिए खपत भी ज्यादा होने लगी है। ये तो बिजली की बात हुई। इसके अलावा बीजेपी महंगाई के मोर्चे पर और क्या कुछ करेगी? बीजेपी विदेशी किराना के विरोध में है। वॉलमार्ट जैसे विदेशी किराना खोले जाने के खिलाफ है। दिल्ली में प्याज, टमाटर और दूसरी सब्जियां बाहर से आती हैं, तो इनकी कीमतों पर कैसे काबू पाया जाएगा? ऐसे में सवाल यह है कि महंगाई को कैसे काबू करेगी बीजेपी? डॉक्टर साहब, मैं अनिल सागर हूं। 1997-98 नमक, प्याज और ड्रॉप्सी लोगों को आज भी याद दिलाई जा रही है और याद भी है। आप तब स्वास्थ्य मंत्री थे और कई सौ लोग मारे गए थे, ड्रॉप्सी भी हुई थी, नमक भी 100 रुपए किलो बिक रहा था, प्याज आपने बाकायदे राशन से बेचा था। ऐसी कौन सी चीज है जिससे आप इस महंगाई को काबू करेंगे? एक दूसरा ये कि आपके पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में जो इनफाइटिंग है, उसकी वजह से आपको नहीं लगता कि बहुत नुकसान हो रहा है? देखिए, जहां तक आप महंगाई की बात कर रहे हैं, पहले तो 1998 में केवल 3 या 4 हफ्ते के लिए 30-35 रुपए किलो प्याज की कीमत हुई थी। आज स्थिति यह है कि प्याज की कीमत तो 100 रुपया है, टमाटर 80 रुपए किलो है, लेकिन कोई ऐसा फल, कोई ऐसी सब्जी, कोई ऐसा पंसारी की दुकान का सामान, लोहा हो, सीमेंट हो, बदरपुर हो, आपका बिजली का बिल हो, पानी का बिल हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, सीएनजी हो, हर चीज की कीमत आसमान की ऊंचाई पर है। हमारा ये मानना है कि जो महंगाई है, इसका भ्रष्टाचार से बड़ा सीधा सीधा संबंध है। आप अगर इतिहास को स्टडी करने की कोशिश करेंगे कि जब व्यापक पैमाने पर महंगाई आती है, ये तभी आती है जब कांग्रेस की देश में सरकार आती है। अटल जी 6 साल, अटल जी सुन लीजिए, अरे वो मैंने बता दिया ना कि 3 हफ्ते के लिए 30 रुपए किलो प्याज हुई थी। मैं तो अभी आपको पूरी महंगाई की बात कर रहा हूं। अटल जी की सरकार 6 साल देश में रही, एनडीए की। अटल जी की सरकार के समय लोग महंगाई शब्द, इन्फ्लेशन शब्द भूल गए थे। दूसरी बात, हमारा ये मानना है कि मैं दोनों विषयों को लूंगा, आपने क्योंकि बिजली के दामों की भी बीच में बात की है और प्याज और इसकी भी बात की है, कि प्याज के मामले में या कोई भी इस प्रकार की चीज के मामले में जो महंगाई होती है, उसके अंदर अगर आप उसके एनालिसिस में जाएंगे तो रिसर्च ये कहती है कि 99% ऑफ द टाइम्स इट इज बिकॉज ऑफ होर्डिंग, और होर्डिंग के खिलाफ
जब सरकार किसी भी प्रकार की साठगांठ के कारण जब पनिश नहीं कर रही होती है, जिनको पनिशमेंट मिलना चाहिए, तो ये सारी चीजें होती हैं। हमारा ये प्याज का डॉक्टर साहब ऐसी बात मेरी बात अगर मुझे मेरी बात तो पूरी करने दीजिए ना, आप उसके बाद बोलिए। पहले जब ऑक्शन ही 30 लेट मी फर्स्ट कंप्लीट। आई थिंक दैट इज नॉट। एक सेकंड थोड़ा मेरी बात पूरी तो करने दीजिए ना मुझे। मेरा ये कहना है, मेरी बात पूरी करने के बाद आप जितनी मर्जी देर बोलिएगा। मेरा ये कहना है कि जो सरकार है, जब होर्डिंग के ऊपर कंट्रोल, अभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने ये कहा, उनका इंटरव्यू आया था कि हमने शीला जी को कहा कि आप हमसे ले लीजिए प्याज, उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा हम तो मिडिल मैन के थ्रू लेंगे। हम दिल्ली में जब आएंगे, हम फूड प्राइसेस कमीशन इस प्रकार का बनाएंगे जिसमें ना तो पॉलिटिशियन होगा, ना उसमें ब्यूरोक्रेट होगा। उसमें केवल एक्सपर्ट्स होंगे जो हर चीज के ऊपर सीधी पैनी नजर रखेंगे। वीकली, फोर्टनाइटली बेसिस पे हर चीज ऑनलाइन उपलब्ध कराएंगे। जनता को हर चीज की जानकारी रहेगी। डायरेक्ट चीफ मिनिस्टर को रिपोर्ट करेंगे, चाहे उसके लिए कोई प्रोएक्टिव अप्रोच रखनी पड़ेगी, चीजों को कहीं से स्पेशली खरीद के लाना है तो उसके लिए। और देखिए, आप हमारी इंटेंशन को मत डाउट करिए। हाँ जी, अभी तो हमारी डॉक्टर साहब अभी तो हमारी सरकार बनी नहीं है। अभी शिकायत करने लगे। अभी हमें मौका तो दीजिए ना। डॉक्टर साहब, दूसरी बात, प्याज को लेके एक बार थोड़ी क्लियरिटी कर दूं। बरसात लगातार हुई है, प्याज प्रोड्यूसिंग सेंटर पे प्याज बहुत ज्यादा ऊंची रेट में ऑक्शन हो गया, उसमें कोई नहीं कर सकता। जहां तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की बात है, मैं आपको कल की बात बता देता हूं। कल 3,500 रुपए पे ऑक्शन का जब मंडी में हुआ तो किसानों ने बाइकआउट करके ऑक्शन नहीं किया। जब किसान ही अपना प्याज 5,000 और 6,000 रुपए में क्विंटल में बेचेंगे तो वो प्याज उतना ही महंगा आएगा। ये बात प्याज प्रोडक्शन की, वो कोल्ड स्टोरेज चेन की बात है। ये मात्र होर्डिंग वालों को बोल के ये आप देखिए, आप जो है देखिए, मिसलीड मत करिए। मैं देखिए, आप समझने की कोशिश करिए। मैंने कहा कि साधारणतः ये कोई ऐसा इशू नहीं है कि एक लाइन में इसका जवाब दिया जा सके। देयर आर मल्टीपल फैसेट्स अटैच टू दिस इशू। अब आपके कार्यक्रम अगर परमिट करता, मैं 1 घंटा इस पे भाषण देने के लिए। अभी तो आपका बिजली वाला विषय तो आया नहीं। एक सवाल ये है कि जिस होर्डिंग के बारे में आप बात कर रहे हैं, उस होर्डिंग के बारे में जो इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है, उसको लिबरलाइज करने का, उसको हल्का बनाने का, उसको कमजोर बनाने का काम 2002-03 में एनडीए की सरकार ने किया था। मुझे पता नहीं साहब एनडीए सरकार ने कब क्या किया, लेकिन मुझे इतना पता पता है कि आप सुन लीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी के 6 साल के शासनकाल में लोग महंगाई शब्द भूल गए थे। मुझे इतना पता है। अच्छा, आज भी 6 साल का जो अटल बिहारी वाजपेयी का काम है, ऐसा काम देश में कोई प्रधानमंत्री नहीं कर पाया। भले ही 2004 में वो वापस नहीं आए। मैं किसी फोरम पे आप डिबेट ऑर्गेनाइज करिए, आई कैन पार्टिसिपेट इन एनी डिबेट। 1998 से लेकर 2004 तक जो काम इस देश में अटल जी करके चले गए, कोई दूसरा प्रधानमंत्री नहीं कर पाया आज तक। डॉक्टर साहब, आई एम प्रदीप मुल्तानी. I am the co-chairman of PhD, Delhi and NCR Committee and President of Delhi Factories Owners Federation. दिल्ली में जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, और आज के दिन में इनके ऊपर 35 से 40 डिपार्टमेंट इनसे डील करते हैं। दिल्ली के इंडस्ट्रियलिस्ट दुखी हैं। वो सिर्फ एक चीज चाहते हैं कि उनको एक 1 विंडो सर्विस प्रोवाइड करी जाए। अगर आप सत्ता में आते हैं तो आप इसके लिए क्या करेंगे? देखिए, मैंने तो आपको कहा कि हम, शुरुआत मेरी शायद प्रोग्राम की इसी बात से हुई थी कि करप्शन को खत्म करने के लिए हम जितनी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी, आज क्या है कि दिल्ली में आप अगर एक बार मैंने लिस्ट बनाई थी, 24 किस्म के व्यापारी टैक्स देता है। 24 किस्म। आप जब भी भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, एमसीडी के भ्रष्टाचार के बारे में आप मेरी बात तो सुन लीजिए ना। अगर आपने इंटरप्ट करने के लिए सोचा हुआ है, पहले उनका जवाब तो देने दीजिए। जी, आप जवाब दें। मैं आपकी भी सरकार है एमसीडी में। अब एक सवाल का जवाब तो देने दीजिए ना साहब मुझे। मेरा ये कहना है कि लोग यहाँ पर कम से कम दर्जनों किस्म के टैक्सेस देते हैं, और जितने ज्यादा टैक्सेस देते हैं उतनी ज्यादा उनको सर्विसेज कम मिलती हैं। सिंगल विंडो सिस्टम, थॉरो ट्रांसपेरेंसी इन द सिस्टम, ये जितने मॉडर्न प्रोग्रेसिव स्टेप्स हैं,
जो ई गवर्नेंस जो है वो हमारा जो सरकार की जैसी वेबसाइट चल के कौन सा ई गवर्नेंस हो रहा है वैसा ई गवर्नेंस हम करने में इंटरेस्टेड नहीं है। हम हाईएस्ट लेवल ऑफ ई गवर्नेंस करके दिखाएंगे आपको, और ये जो आपकी डिमांड है इससे भी अगर 10 स्टेप आगे जाना होगा, इंडस्ट्रियलिस्ट हो चाहे ट्रेडर हो, किसी का भी जो इंस्पेक्टर्स के लेवल पर दूसरे लेवल्स पर हैरेसमेंट होता है उसको खत्म करने के लिए जो भी रणनीति अवेलेबल होगी, जो भी एक्सपर्ट्स की सलाह होगी, वो सारी की सारी चीजें हम इम्प्लीमेंट करेंगे, आपके साथ मिलकर करेंगे, और आपके पास जितने दिन में आप कहेंगे आपके सामने फेस करेंगे और आपसे सजेशंस लेंगे, आपसे अपनी गलतियां पूछेंगे। डॉक्टर हर्षवर्धन जी, मेरा नाम आनंद कुमार है। मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूं और आम आदमी का कार्यकर्ता हूं। आपने अभी जिक्र किया कि आम आदमी के तरफ से ये जो पार्टी बनी है ये एक सेल्फिश कदम है। लगता है कि राजनीति में उतरना आपको सेल्फिश लगता है, लेकिन मैं दूसरे सवाल पर जाना चाहता हूं। जयप्रकाश जी ने ये बताया था 74 में, जिसमें आप भी शामिल थे, हम भी शामिल थे, कि चुनाव में जो चंदे लिए जाते हैं, काला धन का इस्तेमाल होता है, उसके बाद फिर महंगाई की बाढ़ आती है और आढ़तियों से लेकर के उद्योगपतियों तक को लूट की छूट देना पार्टियों की मजबूरी होती है। काला धन का चुनाव होता है। आपकी अपनी पार्टी इस बार के चुनाव में कितने का बजट रख रही है, और क्या ये हमको मानना चाहिए कि आपकी पार्टी इस चुनाव में काले धन का इस्तेमाल नहीं करना चाहती है? देखिए, मैं डॉक्टर हर्षवर्धन आपके सामने बैठा हूं। मैंने 4 चुनाव आज तक लड़े हैं, और 4 चुनावों में जो इलेक्शन कमीशन की जो ऑफिशियल लिमिट रही है, जब शेषन साहब की लिमिट 5 लाख रुपया थी, उस जमाने में भी मैंने वास्तविक खर्चा 5 लाख नहीं किया था। जो लोग मेरे चुनाव को देखते हैं वो जानते हैं। इसलिए मैं पार्टी की ही बात कर रहा हूं। मैं पार्टी का ही अध्यक्ष रहा हूं, पार्टी का ही चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट हूं, किसी दूसरी पार्टी का नहीं हूं। मैं अपनी पार्टी की ही बात कर रहा हूं, और पूरी पारदर्शी तरीके से हम लोग काम करते हैं। हम लोग जो है ना तो पैसे का दुरुपयोग करते हैं, ना ही हम फालतू पैसा खर्च करते हैं, ना ही हम किसी नियम कायदे कानून का वायलेशन करते हैं। आप 2008 में भी, ये जो महंगाई का सवाल आया, 2008 में भी आप इसी नारे के साथ। डॉक्टर साहब अफसोस हमारे वक्त खत्म हो रहा है, एक आखिरी सवाल हम ले लेते हैं बस। डॉक्टर साहब, आपकी पार्टी परिवारवाद और शहजादा कल्चर के खिलाफ बोलती आई है, प्रचार करती आई है। आपके दिल्ली में ही 3 बड़े नेताओं के शहजादों को पार्टी ने टिकट दिया है। वो वीके मल्होत्रा के बेटे को टिकट मिला है, स्वर्गीय साहिब सिंह वर्मा के बेटे को टिकट मिला है, और ओपी बब्बर साहब के बेटे को टिकट मिला है। इस पर क्या बोलना चाहेंगे? इसका जवाब सुन लीजिए कि राजनीतिक क्षेत्र में अगर कोई एक मिनट चौथे ये खुराना साहब के बेटे रह गए, वो यही है। देखिए, राजनीतिक इनको लायक नहीं माना आपने। मैं इसका बड़ा स्पष्ट जवाब देता हूं आपको, और शायद आपको ठीक भी लगेगा। राजनीतिक क्षेत्र में अगर कोई कार्यकर्ता काम कर रहा है अपनी पार्टी के अंदर, मेहनत से काम कर रहा है, बहुत दिनों से काम कर रहा है, तो उसको केवल इसलिए वंचित रखा जाए क्योंकि उसके पिता भी राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे थे। यही राहुल गांधी पर लागू होता है। राहुल में क्या फर्क है? फर्क क्या है? मैं आपको वही समझाना चाहता हूं। जवाब ले लेते हैं। ये राहुल जी के केस से कैसे डिफरेंट है, मैं यही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जो स्वतंत्रता संग्राम के समय हम मोतीलाल नेहरू जी का नाम सुनते थे, बल्कि आपके दोनों उसके बाद हमने जवाहरलाल नेहरू जी का नाम सुना। सर, मैं कंप्लीट कर दूं प्लीज। नहीं, वो इसी से जुड़ा हुआ है। इसको मैं कंप्लीट कर दूं। दो सहयोगी दल हैं, सहयोगी दल दोनों में भी शहजादे हैं। सहयोगी दलों में भी शहजादे हैं, अकाली दल। मैं सहयोगी दलों पे कोई कमेंट नहीं कर रहा, मैं अपने दल की बात कर रहा हूं। और मैं आपने अभी राहुल का चूंकि नाम लिया, स्वतंत्रता संग्राम में मोतीलाल नेहरू जी थे, फिर जवाहरलाल नेहरू जी आए, फिर इंदिरा जी आई, उसके बाद संजय जी आ गए, फिर उसके बाद राजीव जी आ गए, उसके बाद सोनिया जी आ गई, अब ये राहुल जी आ गए। अब ये वाला वंशवाद और परिवारवाद, और उसको आप हमारे उससे कंपैरिजन कर रहे हैं कि 2-3 कार्यकर्ता जिनके पिता भी राजनीति में काम करते हैं, उनको अगर टिकट मिल गया तो ये कोई वंशवाद नहीं है। आप, आई थिंक यू हैव टू बी वेरी ऑब्जेक्टिव। अफसोस वक्त हमारा यहाँ पर खत्म होता हुआ। अब आखिर एक मिनट में आपको देना चाहूंगा। आप 1 मिनट में फिर दिल्ली की जनता को, हमारे बैठे यहाँ पे मेहमानों को बताएं कि क्यों चुना जाए आपको दिल्ली का मुख्यमंत्री। नहीं, देखिए, मैं ये समझता हूँ कि दिल्ली और देश एक विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है। आपने शीला जी को 15 वर्ष का समय दिया है, और जो कुछ हम आपके माध्यम से दिल्ली की जनता से मांग रहे हैं, दिल्ली के लिए एक बेहतर सुशासन, उसके लिए हमने जो कुछ हमारा गवर्नेंस का रिकॉर्ड है, चाहे वो मेरा और मेरी सरकार का व्यक्तिगत रहा हो, चाहे वो अटल जी का रहा हो,
चाहे वो नरेंद्र मोदी जी, शिवराज जी और दूसरे हमारे पार्टी के डॉक्टर रमन सिंह जैसे मुख्यमंत्रियों का रहा हो, उसके आधार पर और अपने भविष्य के विजन के आधार पर हम ये चाहते हैं कि दिल्ली के लोग हमारी पार्टी को 15 साल के वनवास के बाद मौका दें। और इसके बाद खाली हमें ही नहीं, अगर वो चाहते हैं कि दिल्ली में इंस्टेबिलिटी ना हो, क्योंकि जो दूसरे तीसरे लोग हैं वो इंस्टेबिलिटी की बात आज ही करने लगे हैं, वो इस तरह की बातें करने लगे हैं। वैसे उनकी बातें जब थियोरेटिकल और काल्पनिक हैं कि जैसे वो इंस्टेबिलिटी को प्रमोट करना चाहते हैं। अगर आप दिल्ली में चाहते हैं स्टेबिलिटी हो तो आप दिल्ली में हमें मौका दें और उसके बाद देश के अंदर भी हमें मौका दें। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम दिल्ली को ऐसी राजधानी बना के दिखाएंगे जिस राजधानी पर आप सबको गर्व होगा, जो आपकी अपनी राजधानी होगी। हम दिल्ली को, दिल्ली वालों को वापस लौटाएंगे और दिल्ली की साख को दोबारा वापस लौटाएंगे और इसके बाद भारत को श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्व गुरु के मार्ग पर प्रशस्त होते हुए आगे बढ़ाएंगे। इस सब के लिए हमें आपका सबका आशीर्वाद चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हर्षवर्धन हमारे साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत से सवाल थे जो हम नहीं ले पाए, लेकिन जैसा हर बार होता है इस मंच पर कोशिश ये जानने की थी कि डॉक्टर हर्षवर्धन जब सत्ता में आएंगे, अगर आएंगे तो दिल्ली को देंगे क्या। घोषणा पत्र आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज।